दोस्तों, तो ये है अपना लेक्चर 4 और आज हम अगला टॉपिक अपना शुरू करने वाले हैं। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, यानी कि जो लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और भी काफ़ी रोलेट्स लॉ वगैरह सबके बारे में अच्छे से हम समझने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लिक्विड सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड व्हेन सॉल्वेंट इज़ अ लिक्विड। ठीक है, ये पहले लेक्चर में भी बताया था मैंने आपको कि अगर कोई भी अपने पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलके बनता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट से। ठीक है, सोल्यूट और सॉल्वेंट से। तो अगर मेरा सॉल्यूशन कौन सी भी स्टेट में है, मान लो सॉल्यूशन 3 स्टेट में हो सकता है, सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है, गैस में हो सकता है। तो मान लो अगर मेरा सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि इसका जो सॉल्वेंट होगा वो भी लिक्विड ही होगा। सिंपल सी बात ये है कि जो भी सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट की जो भी स्टेट होती है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वही सॉल्यूशन की स्टेट होगी। अगर सॉल्वेंट मेरा सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी मेरा सॉलिड स्टेट में ही होगा। ठीक है, सोल्यूट पे डिपेंड नहीं करता, सोल्यूट कुछ भी हो सकता है, उसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमने पहले वैसे भी समझ लिया था। द सोल्यूट कैन बी अ गैस, अ लिक्विड और अ सॉलिड। ठीक है, सोल्यूट कुछ भी हो सकता है, गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो सॉल्वेंट की स्टेट होगी वही सॉल्यूशन की स्टेट होगी। सॉल्यूशंस ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन सेक्शन 1.3.2। तो हमने गैस को लिक्विड के अंदर मिला के चेक कर लिया था और उसके अलग अलग कंडीशंस भी पढ़ ली थी। ठीक है, उसी के अंदर अपना हेनरीज लॉ वगैरह सब पढ़े थे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिए हैं। वी शैल डिस्कस In this section, we shall discuss the solutions of liquids and solids in the liquid। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लिक्विड को लिक्विड के अंदर मिलाएंगे और सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिलाएंगे। ये दो केस और हम अब अच्छे से समझने वाले हैं। Such solutions may contain one or more volatile components। ठीक है, अब हमें क्या समझना पड़ेगा, वन और मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स। वोलेटाइल का क्या मतलब होता है, वोलेटाइल कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे कि अपने पास वाटर है। ठीक है, वाटर अपने को पता है, हम वाटर को अगर गर्म करते रहेंगे, मान लो बीकर है, ये बीकर के अंदर पानी डाल रखा है मैंने, और इसको अगर मैं गर्म करता रहूँगा तो वाटर अपना भाप में कन्वर्ट हो जाएगा ना, वाटर अपना वाटर वेपर गैस फेज में अपना कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाटर अपने लिए क्या है, एक वोलेटाइल कंपोनेंट। वोलेटाइल कंपोनेंट वो होते हैं जो किस फेज में कन्वर्ट हो सके, वेपर फेज के अंदर, गैस फेज कह लो, वेपर फेज कह लो, उस फेज के अंदर कन्वर्ट हो सके। ठीक है, वेपर और गैस में वैसे फ़र्क होता है, चलो आपको वो भी मैं समझा देता हूँ, जनरल नॉलेज के लिए अच्छा होता है। ठीक है, कईयों को कन्फ्यूज़न भी रहता है। वेपर फेज और गैस फेज में क्या, बस एक टेम्परेचर का फ़र्क होता है। मान लो एक रूम टेम्परेचर है मैंने 27 डिग्री सेल्सियस। अब आपको पता है 27 डिग्री सेल्सियस पे ऑक्सीजन है O2, वो किस फेज में होगी, अपने पास गैस के फेज में होगी। और जो अपने पास पानी है, पानी तो अपने पास लिक्विड की फेज में होगा। ठीक है, तो यही इसका अंतर होता है कि यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे, यानी रूम टेम्परेचर पे अगर अपने पास कोई भी चीज़ गैस हवा में मिल रही है तो मैं उसको गैस कह दूंगा। लेकिन वाटर है, ये लिक्विड के रूप में मिल रहा है, वाटर को मैं 100 डिग्री सेल्सियस तक अगर हीट करूँगा तब जाके वो गैस में कन्वर्ट होगा, तो मैं उसको गैस नहीं कहूँगा, मैं उसको वाटर वेपर कहूँगा। यानी गैस में उसी चीज़ को कहूँगा जो चीज़ मेरे पास नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर किसमें अवेलेबल है, हवा के अंदर अवेलेबल है 27 डिग्री सेल्सियस पे, 27 डिग्री सेल्सियस पे। इसके अलावा जिस चीज़ को मुझे और गर्म कर करके, यानी जैसे कि वाटर के केस में 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके अगर वो चीज़ हवा में जा रही है तो उसको मैं गैस ना कह के क्या कह दूंगा, वेपर कह दूंगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको वाटर को गैस, वाटर गैस नहीं कहते हम, वाटर वेपर कह देते हैं। ठीक है,
तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस भी होता है। तो हल्का सा आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। वोलेटाइल मैंने आपको समझा दिया। वोलेटाइल वो कौन सा भी कंपोनेंट हो सकता है जो किस में कन्वर्ट हो सके, अपना वेपर फेज में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। बस उसको हम गर्म करते जाएं और वो आगे जाके वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको मैं वोलेटाइल कंपोनेंट कहता हूँ, वेपर फेज के अंदर कन्वर्ट होने वाले को। जनरली द लिक्विड सोलवेंट इज़ वोलेटाइल। आमतौर पे जो हमारे पास लिक्विड सोलवेंट होते हैं वो वोलेटाइल ही होते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, और आमतौर पे आप जितने भी पढ़ोगे लगभग हमें वोलेटाइल ही मिल जाते हैं। आमतौर पे सॉलिड वगैरह होते हैं वो हमें अक्सर नॉन वोलेटाइल देखने को कई बार मिल जाते हैं। नॉन वोलेटाइल आप समझ ही गए होंगे, वोलेटाइल जो हमारे पास वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाए, नॉन वोलेटाइल वो होता है जो वेपर फेज में कन्वर्ट ना हो। नॉन वोलेटाइल का मैं एग्जांपल भी बता देता हूँ, यूरिया हो गया और ग्लूकोज भी हो गया, ठीक है। तो इस जैसे होते हैं यूरिया ग्लूकोज, ये दोनों क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। और मैंने आपको बताया कि सॉलिड में हमें मिल जाते हैं नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स, मतलब नॉन वोलेटाइल आमतौर पे हमें सॉलिड देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यूरिया और ग्लूकोज। और जो वोलेटाइल कंपोनेंट होते हैं जो वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो हमें आमतौर पर लिक्विड मिल जाते हैं, जैसे कि पानी, ठीक है। वी शैल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ ओनली बाइनरी सॉल्यूशंस। हम सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस को कंसीडर करेंगे, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट हो। अब दो कंपोनेंट में लाजमी है, एक तो सॉल्वेंट हमेशा प्रेजेंट होता ही है, और दूसरा क्या होगा, दूसरा दूसरा वाला अपना सोल्यूट होगा। तो इन दो से क्या होगा, बना होगा, मतलब इसमें ज़्यादा सोल्यूट प्रेजेंट नहीं होंगे। सॉल्वेंट तो हमेशा ही प्रेजेंट होता है, कौन सा ही सोल्यूशन हो, लेकिन इसमें सॉल्वेंट तो हमेशा ही एक प्रेजेंट होता है, सोल्यूट भी इसमें एक ही प्रेजेंट होता है। तो यही दो चीज़ों से मिलकर हमारा बाइनरी सॉल्यूशन बनता है। तो हम सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस को कंसिडर करेंगे, दैट इज द सॉल्यूशन कंटेनिंग टू कंपोनेंट्स, ठीक है। वो हमारा क्या, एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, नेमली द सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स इन लिक्विड्स। बता दिया आपको, एक तो हम पढ़ेंगे कि लिक्विड को मैं लिक्विड में मिलाऊंगा और एक सॉलिड को मैं लिक्विड के अंदर मिलाऊंगा, ठीक है। लेट अस कंसिडर अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स एंड डिनोट द टू कंपोनेंट्स एज वन एंड टू, ठीक है। अब मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया जिसमें दो लिक्विड का सॉल्यूशन ले लिया, यानी मैंने लिक्विड में लिक्विड मिलाया है, ठीक है। अब इसमें से एक लिक्विड अपने पास सोल्यूट होगा, एक अपने पास सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में आमतौर पे हमें मिलता है, ठीक है। तो ये एक लिक्विड है, इसको मैंने दूसरे लिक्विड में मिलाया, ठीक है। अब क्या, when taken in a closed vessel both the components would evaporate and eventually an equilibrium would be established between the vapor phase and the liquid phase, ठीक है। अब एक टाइम क्या हमारे पास ये भी होगा, देखो मैंने दोनों वोलेटाइल लिए हैं। अब वोलेटाइल का आपको मतलब समझ में आता है कि अब वो लिक्विड से वेपर फेज में भी कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो एक मैंने मान लो रेड कलर का ले लिया, ये बीकर है मेरा, बीकर के अंदर रेड कलर का एक ले लिया मैंने, मान लो इसको वन कह देता हूँ, लिक्विड वन। और मैं दूसरा दूसरे कलर का ग्रीन ब्लू कलर का ले लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं अभी बाइनरी की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ मैं दो चीज़ों को कंसिडर करूँगा, यानी दो कंपोनेंट्स ही लूँगा सिर्फ मैं, ठीक है। ये मेरा सॉल्यूशन बन गया। अब मैंने क्लोज्ड वेसल लिए, इसके अंदर भी लिखा हुआ है क्लोज्ड वेसल, तो आप क्लोज्ड वेसल ही लेंगे। तो इस वेसल को ऊपर से बंद कर देते हैं, ये हमारा क्लोज वेसल बन गया, ठीक है। अब क्या होगा कि जो दोनों मेरे कंपोनेंट है, लाल वाला कंपोनेंट है ये भी वोलेटाइल है, तो ये भी इवापोरेट होगा, ठीक है। तो ये गैस में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही जो मेरा दूसरा होगा ब्लू वाला, वो भी मेरा गैस के अंदर कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये भी वोलेटाइल है, तो ये भी गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो अब ऐसे करके एक टाइम पे इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि मान लो सिर्फ एक बार आप लाल वाला कंसीडर करो, यानी कि एक टाइम के बाद ऐसा होने लग जाएगा कि जितने लाल वाले लिक्विड से वेपर बन रहे हैं उतने वेपर वाले वापस लिक्विड बन जाएंगे। तो यानी एक इक्विलिब्रियम हमारे पास अचीव हो जाएगा। मान लो अभी कितने हो गए, मान लो 10 पे हो गया, मान लो 10 मॉलिक्यूल मेरे पास नीचे है लाल वाले, और हवा के अंदर जो वेपर बन गए मान लो वो 5 बन गए।
तो अब ये इसी पे मान लो एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। अब क्या होगा, 10 का मान लो एक और मॉलिक्यूल जाके हवा में मिल गया, तो ये 5 की जगह 6 हो गए, ये 10 की जगह 9 हो गए। तो इसमें से भी एक मॉलिक्यूल जाके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो 9 को फिर से 10 बना देगा और 6 को 5 बना देगा। मतलब ये 5 ही रहेंगे और ये 10 ही रहेंगे, ऐसे करके एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। ऐसे ही ब्लू वाले का भी एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। वो सबका अलग अलग लेवल पे होता है एस्टेब्लिश, वो सभी खुद के ऊपर उनके ऊपर डिपेंड करते हैं अलग अलग कि आपने क्या सॉल्वेंट लिया है। बस मतलब यही है कि एक इक्विलिब्रियम एक टाइम पे जाके एस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अपना इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा वेपर फेज और लिक्विड फेज में। लेट द टोटल वेपर प्रेशर एट दिस स्टेज बी P total and P1 and P2 be the partial vapor pressures of the components A and 1 and 2 respectively। ठीक है, तो मैंने अब जो इसके ऊपर कुछ ब्लू वाले के होंगे, ठीक है, कुछ रेड वाले के ऊपर बन गए होंगे, नीचे इन दोनों का सॉल्यूशन है ही। ठीक है, यही मैंने कंडीशन अभी पढ़ी थी। ऊपर ये कन्वर्ट हो गए वेपर फेज के अंदर। तो अब इसके अंदर क्या होगा कि अब टोटल प्रेशर ऊपर वाले का, अरे यार फ्री रेज हो गया ये। ठीक है, तो ऊपर वाले का हमारे पास टोटल प्रेशर, बंद कंटेनर लेना अपने पास, क्लोज्ड कंटेनर में बात हो रही है ये सब। ठीक है, ये क्लोज कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास ऊपर जो भी टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर सिंपल सी बात है, आप समझ जाओगे। पी टोटल है वो किन दोनों को कंसीडर करके होगा, एक तो प्रेशर ब्लू वाले का होगा। ठीक है, ब्लू वाले मैंने रेड वाला मैंने 1 से कंसीडर किया था, तो टोटल प्रेशर इक्वल हो जाएगा, टोटल प्रेशर इक्वल हो जाएगा P1 यानी कि रेड वाले का प्रेशर और P2 का प्रेशर। ठीक है, अब देखो ये टोटल प्रेशर इक्वल आ जाएगा P1 प्लस P2 के। अब P1 को मैं क्या कहूँगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। पार्शियल प्रेशर मैंने क्यों कहा, क्योंकि जो P1 अकेला ही नहीं है ना, इसके साथ दूसरा भी है, P2 भी प्रेशर लगा रहा है। अकेला P1 ही थोड़ी है जो प्रेशर लगा रहा है, यहाँ पे P2 वाला भी प्रेशर, यानी ब्लू वाले भी तो प्रेशर लगा रहे हैं, रेड रेड वाले सिर्फ प्रेशर थोड़ी लगा रहे हैं। तो इसलिए पार्शियल प्रेशर मतलब मैं सिर्फ रेड वाले को एक बार कंसीडर करता हूँ इतने से स्पेस के अंदर, कि रेड वाला मेरा सिर्फ रेड वाला इतने एरिया में कितना प्रेशर लगा रहा है। ये पिछले वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया था। वैसे ही ब्लू वाले का मैंने पार्शियल प्रेशर का मतलब इतनी सी जगह में सिर्फ मैं ब्लू को कंसीडर कर रहा हूँ कि सिर्फ ब्लू वाला मेरा कितना प्रेशर लगा रहा होगा, तो वो पार्शियल प्रेशर 2 का हो गया, पार्शियल प्रेशर 1 का हो गया, और इन दोनों का मिला के टोटल प्रेशर निकल जाएगा कि टोटल प्रेशर अपने लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर कितना लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे है P1 P2 इनके पार्शियल प्रेशर हो गए। ठीक है, these partial pressures are related to the mole fraction chi1 and chi2 of the two components 1 and 1 and 2 respectively। ठीक है, ये भी मैंने आपको समझा दिया था कि अब इनका पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनके मोल फ्रैक्शन से होता है। ठीक है, तो chi1 पहले वाले का पहले वाले से होगा, ये दूसरा था ना रेड वाला, ब्लू वाला तो मैंने 2 से रिप्रेजेंट किया था। 1 वाले का सेम, उसका पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। आगे ये हमने पहले भी समझ लिया था, पहले हमने गैस इन लिक्विड वाले में समझा था। ऐसा ऐसा इसके अंदर लिक्विड इन लिक्विड वाले के अंदर भी होता है। आगे समझते हैं कैसे। एक फ्रेंच केमिस्ट थे हमारे पास, फ्रेंकियस मार्क रोलेट, 1886, गेव द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो अब वो इसके अंदर हमें रिलेशनशिप देने वाले थे कि पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन किस तरीके से एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, हमने हेनरी लॉ में तो किसका सीखा था, हमने हेनरी लॉ के अंदर तो सीखा था जब मैं गैस को लिक्विड के अंदर डिजोल्व करता हूँ। ठीक है, तब सोल्यूबिलिटी थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी पार्शियल प्रेशर के, है ना। इसके अंदर अब मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ कि लिक्विड के अंदर अगर मैं लिक्विड मिला रहा हूँ तो इसके अंदर हमारी सोल्यूबिलिटी कह लो या मोल फ्रैक्शन को मैं सोल्यूबिलिटी से दिखाता हूँ। तो मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करते हैं, तो इस बारे में हमें लिक्विड इन लिक्विड वाले के अंदर हमने हमें किसने बताया था हमें ये बारे में,
फ्रेंकियस मार्क रोलेट ने, उन्होंने अपना लॉ भी दिया था, रोलेट्स लॉ। ठीक है, द रिलेशनशिप इज नोन एज रोलेट्स लॉ। ठीक है, अब ये हमारा लॉ क्या कहता है, विच स्टेट्स दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, वोलेटाइल लिक्विड मैंने बता दिया आपको, वो वाले लिक्विड जो हमारे वेपर फेज के अंदर ऊपर गैस के कह लो वेपर फेज के अंदर हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी हम ऐसे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसमें वोलेटाइल लिक्विड्स है। The partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in solution। ठीक है, तो इसके अंदर भी इन्होंने यही बात कही कि पार्शियल प्रेशर जो ऊपर है, ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, पार्शियल प्रेशर मैं कहाँ का कंसीडर कर रहा हूँ, जो हवा में ये प्रेशर लगा रहा है ना ऊपर, मैं लिक्विड की बात नहीं कर रहा कि लिक्विड क्या प्रेशर लगा रहा है, मैं हवा में जो इसके वेपर है वो क्या प्रेशर लगा रहे, उस प्रेशर का क्या है, वो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। अच्छा, मोल फ्रैक्शन कहाँ का, ऊपर वाले का क्या, नहीं, यही तो बात है, मोल फ्रैक्शन में लिक्विड का कंसीडर करता हूँ कि लिक्विड के अंदर जैसे ब्लू वाला भी मिला हुआ है, तो इसके अंदर रेड वाले का क्या मोल फ्रैक्शन है, इसके पार्शियल प्रेशर डिपेंड होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर जो हवा में ये लगा रहे हैं इसके वेपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे इसके मोल फ्रैक्शन के, कहाँ पे, जो ये लिक्विड के अंदर इसका मोल फ्रैक्शन होगा। ऐसे ही ब्लू वाले का भी होगा, ब्लू वाले का ऊपर का पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नीचे जो उसके लिक्विड का मोल फ्रैक्शन है वो। ठीक है, तो इसके अंदर ये लिखा भी हुआ है कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कंपोनेंट ए की बात कर रहा हूँ, तो पार्शियल प्रेशर जो हवा में लगा रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लिक्विड में जो उसका मोल फ्रैक्शन है। और प्रोपोर्शनैलिटी का मैं साइन हटाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एक ये मैं ब्लू से नहीं हटाता वरना आप कन्फ्यूज हो जाए, पिंक, पिंक से देखते हैं। तो इसके अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के अगर मैं इक्वल लगाऊंगा तो फिर उससे क्या आएगा, इक्वल लगाने से मेरे पास एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा, तो ये पी नोट वन आया है। अब इसको भी पी नोट वन क्या है ये भी हमें समझना ज़रूरी है। पी वन तो हम समझ गए कि पार्शियल प्रेशर जो वो हवा में लगा रहा है, और काई वन हम समझ गए ये मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन उसका लिक्विड स्टेट के अंदर। अब ये पी नोट वन क्या बला है इसको समझो। ठीक है, इसको अब हम अच्छे से इसको भी समझेंगे। ठीक है, तो मैं वैसे ही कंसीडर करता हूँ, मैंने दो क्लोज्ड कंटेनर ले लिए। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ नए रंग लेते हैं। ठीक है, नए रंग भरते हैं, येलो है नीचे, इसमें भी येलो, मेरे पास लिक्विड एक सॉल्वेंट है मेरे पास येलो कलर का। ठीक है, अब ठीक है, ये थोड़ा मोटा बन गया, मतलब इन दोनों का वॉल्यूम मेरे को सेम रखना है। ठीक है, मान लो ये दोनों भी कंटेनर अपने पास एक जितनी ही वॉल्यूम के हैं। ठीक है, इनका एक जितना ही वॉल्यूम है। ठीक है, और अब मैंने पहले वाले के अंदर एक को सॉल्वेंट तो था ही मेरा ये पास येलो कलर का, इसके अंदर मैंने मतलब पिंक कलर का सोल्यूट डाल दिया, वो भी लिक्विड ही है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर सोल्यूट मिक्स कर दिया। दूसरे वाले को सिर्फ मैंने सॉल्वेंट को, प्योर सॉल्वेंट है इसमें, मैंने कुछ भी नहीं डाल रखा। अच्छा, अब क्या होगा, इसमें वेपर बनेंगे भाई, क्योंकि मैंने वोलेटाइल डाला है तो इसके कुछ वेपर बन गए। ऐसे येलो वाले ने भी क्या किया भाई, येलो वाला भी वोलेटाइल अपना सोल्यूट सोलवेंट, ठीक है, येलो वाला सोलवेंट है ना अपना ज़्यादा क्वांटिटी में, तो येलो वाले के भी इसमें बन गए। वैसे ही दूसरे वाले में सिर्फ अपना सोलवेंट है, प्योर सोलवेंट, तो इसमें सिर्फ येलो वाले के ही अपने को बने हुए मिलेंगे। तो अब देखो, पार्शियल प्रेशर तो हमने समझ लिया था कि पार्शियल प्रेशर ये अकेला इसके अंदर कितना प्रेशर लगा रहा होगा, ये हमने पार्शियल प्रेशर समझ लिया कि उसे पार्शियल प्रेशर कह रहे हैं। लेकिन अगर मैं पी नोट की बात करूं, जो सिंपल मैंने कहा था ना कि सिर्फ अगर मैं पी नोट वन इसकी बात करूँ तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास सोल्यूट प्रेजेंट ही ना हो, मतलब कोई सोल्यूट प्रेजेंट ना हो, सिर्फ प्योर सॉल्वेंट हो मेरे पास उतने ही वॉल्यूम के अंदर,
उतनी वॉल्यूम के अंदर अगर मेरे पास सोल्यूट प्रेजेंट ही ना होता, सिर्फ मेरा प्योर सॉल्वेंट होता और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट के ही वेपर मेरे पास बनते, तो वो कितना वेपर प्रेशर लगाते, उसी को ही मैं P01 कह रहा हूँ। यानी P01 पे हम सोल्यूट वगैरह कोई लेते ही नहीं, हम प्योर उसी सॉल्वेंट की बात करते हैं और उसी का ही कंसिडर करते हैं। ऐसे ही मैं दूसरे वाले का भी निकाल सकता हूँ, जैसे P1 का निकाल दिया, और अगर मैं सिर्फ अगर मान लो कंसिडर करता मैं किसको, ऐसे ही करके मैं सोल्यूट का भी निकाल सकता था। सोल्यूट का कैसे निकालता, जैसे जो मेरे पास ये पिंक से कलर का होगा, तो ये क्लोज्ड वेसल है, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ ये इस पिंक वाले को ही, या पर्पल कह लो, इसको कंसिडर करता, सिर्फ इसको, और मैं इसके साथ कुछ नहीं लेता, तो कुछ नहीं होता, तो यही मैं सॉल्वेंट कह देता इसकी क्वांटिटी को, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। तो इससे मैं इसका भी P02 सिर्फ इसको लेके मैं इसका भी निकाल सकता था। इसको ऐसे लिखो, P0 नोट ऊपर आएगा, 2 नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। तो P1 यानी कि पार्शियल प्रेशर जो अपना सॉल्यूशन के अंदर उसके ऊपर आ रहा है, वो P01 इंटू मोल फ्रैक्शन के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। P01 यानी जिसमें मैं सोल्यूट कंसीडर नहीं कर रहा, सिर्फ सॉल्वेंट प्योर लेके चल रहा हूँ, उसमें कितना प्रेशर बन रहा है इंटू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये अपना रोलेट्स लॉ है, वेयर P01 इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, ठीक है। इसमें मैं कोई भी सोल्यूट नहीं मिला रहा हूँ, प्योर कंपोनेंट ए लिया है एट द सेम टेम्परेचर, सेम वॉल्यूम के ऊपर। ऐसे ही मैं दूसरे वाले को भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने दो कंपोनेंट का लिया ना बाइनरी सॉल्यूशन, तो दूसरे वाले को भी मैं वैसे ही कह सकता हूँ, P2 यानी पार्शियल प्रेशर 2 का सॉल्यूशन में P2 नोट, यानी कि सिर्फ मैं उसी कंपोनेंट को कंसीडर करूँ और कुछ उसमें ना डालूँ, तो वही सॉल्वेंट हो जाएगा। भले ही सॉल्यूट की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ उसी को ही लूँगा, एक ही चीज़ लूँगा, तो उसको मैं सॉल्वेंट ही कहूँगा, इंटू K2, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन है इसका। और ये मोल फ्रैक्शन कहाँ का है, लिक्विड फेज के अंदर है ना। इसको आप वेपर वाला मोल फ्रैक्शन मत ले लेना कि जो हवा में उसमें मोल फ्रैक्शन, ये लिक्विड वाला मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। हवा वाला भी आएगा, वो हम बाद में उसको भी अच्छे से समझा देंगे। वेयर P02 रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट 2, ठीक है। तो अब हमारा, हम ये समझ गए दोनों स्टेटमेंट को अच्छी तरह रोलेट्स लॉ से। अब देखो क्या है, अब क्या है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, द टोटल प्रेशर P total over the solution phase in the container will be sum of partial pressure of the components of the solution, ठीक है, एंड इज गिवन एज, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि इसमें ये दो कंपोनेंट मैंने डाले हैं। तो इसके अंदर अपना जो ऊपर जितना भी टोटल प्रेशर होगा, वो किन किन से मिलके बना होगा, जो दो मैंने बाइनरी सॉल्यूशन लिए, दो कंपोनेंट डाले हैं, उन दोनों का मिला के टोटल प्रेशर इधर क्या होगा, P1 पार्शियल प्रेशर एक का और पार्शियल प्रेशर दूसरे का, दोनों का मिला दूंगा मैं, तो मिला के ये बन जाएगा अपने पास। तो ये डाल्टन्स लॉ है, डाल्टन ने ही ये चीज़ बताई थी। रोलेट वाला तो हमने समझ लिया ना, रोलेट ने क्या बताया था कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, और प्रोपोर्शनैलिटी का हटाओगे तो P0 आ जाएगा, ठीक है। P0 नोट ऊपर लग जाएगा। तो ये रोलेट वाला है, आगे हम इसको और भी अच्छे से डिटेल में देखो समझेंगे। अब जैसे ये हम क्या कर रहे हैं, ये मेरे पास स्टेटमेंट, अपनी आगे इक्वेशन। अब P टोटल, अब मैं P1 को क्या लिख सकता हूँ, पार्शियल प्रेशर 1 को, रोलेट्स लॉ से मैंने को आपको याद है, P01 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, ये मैं लिख सकता हूँ। सिमिलरली मैं P2 को क्या लिख सकता हूँ, P02 मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। तो ऐसे ही मैंने लिखा है इसके अंदर, P1 को लिखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इंटू P01, और ऐसे ही P2 यानी पार्शियल प्रेशर 2 वाले का मैंने लिखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 इंटू P02। अब आगे मैथ्स है भाई, थोड़ी बहुत इसको देख लेना, मैं बता भी देता हूँ इसको। जैसे कि अब आगे क्या है, अब मैंने आपको बताया है कि मोल फ्रैक्शन कितने भी हो हमारा, जैसे मैंने दो कंपोनेंट लिए, तो मोल फ्रैक्शन 1 प्लस 2 दोनों का मिला के हमेशा 1 आएगा। देखो इसमें मैंने बाइनरी सॉल्यूशन लिया है ना, तो दो चीज़ें कंसिडर की है,
मान लो अगर मैं कोई और सॉल्यूशन भी लेता तो उसके अंदर भी मोल फ्रैक्शन 1 2 हर एक कंपोनेंट का, जितने भी कंपोनेंट है सबके मिला के आप करते तो वो भी 1 के इक्वल आता। तो यानी हमेशा मोल फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल आता है, चाहे आप 10 कंपोनेंट लो, आप दो कंपोनेंट, जैसे कि बाइनरी अभी हम पढ़ रहे हैं, दो कंपोनेंट लो चाहे कितनी कंपोनेंट लो, हमेशा मोल फ्रैक्शन का सभी का मिला के सम 1 आता है। ठीक है, तो अभी मैंने दो कंपोनेंट कंसिडर किए हैं, तो मैं क्या लिखूंगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 को क्या लिख सकता हूँ, ये इधर प्लस में है तो इस साइड जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, बेसिक मैथ है ये, बिल्कुल -2। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। तो यही यहाँ पे लिखा गया है। कि मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 को मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। ठीक है, और बाकी तो सेम रहने दिया। अब इस इक्वेशन को भी हम सोल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर दो पी नोट 1 को इन दोनों से, तो ये क्या आ जाएगा, पी नोट 1 वन जा पी नोट 1 माइनस, अरे मैं ये उल्टा क्यों लिख रहा हूँ बारी बारी। ठीक है, पी नोट 1 माइनस पी नोट 1 इंटू चाई 2, समझ रहे हो ना, ये मैंने इसको इन दोनों से अंदर से मल्टीप्लाई किया है, प्लस में जो अपना सिंपल था ही चाई 2 इंटू पी नोट 2। ठीक है, अब ये लिखने के बाद ये ज़्यादा साफ तो नहीं दिख रहा, पर पी नोट 1 ये पी नोट 1 रहा। अब इसमें चाई 2 को कॉमन ले लो, इन दोनों में से चाई 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस तो यहाँ पे है ही, तो यानी कि पी नोट 2 माइनस पी नोट 1, पी नोट 2 माइनस पी नोट 1। आप खुद भी करके देखोगे तो ये ऐसे करके निकल जाएगा। तो आपको ये भी मैंने समझा दिया। समझाना क्या है इसमें, तो बस मैथ्स ही था। अच्छा ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया। अब इससे क्या क्या देखेंगे हम, फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द इक्वेशन 1.16। तो इस इक्वेशन से हम क्या क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये अपनी इक्वेशन है, पी टोटल इज इक्वल टू ये है पी नोट 1 प्लस पी नोट 2 माइनस पी नोट 1 इंटू काई 2, या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। इसको इसके साथ ही देख के करना पड़ेगा हमें। Total vapor pressure over the solution can be related to the mole fraction of any one component। यानी किसी एक, क्योंकि ये अपना आंसर ये आया था ना, यानी कि मैं टोटल प्रेशर है पी टोटल को मैं किसी एक के मोल फ्रैक्शन के टर्म में दिखा सकता हूँ। मेरे को दोनों की दिखाने की ज़रूरत नहीं, मैंने सिर्फ एक का मोल फ्रैक्शन यानी मोल फ्रैक्शन 2 का दिखाया, उससे मैं टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन में दिखा के अपना टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कंसीडर कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। टोटल वेपर प्रेशर over the solution varies linearly with the mole fraction of the component 2। ठीक है भाई, लीनियरली वेरी कर रहा है, ये तो हमें दिख भी रहा है इसके अंदर, सिंपल सा हम देख लो। पी टोटल इसकी पावर क्या है 1, और मोल फ्रैक्शन वाले की भी पावर क्या है, ये जाई 2 की वैल्यू भी क्या थी 1, यानी इनकी लीनियरली वेरी कर रहे हैं। और आगे हम ग्राफ भी देखेंगे, स्ट्रेट लाइन कैसे बन रही है वो सब हम कंसिडर करके सब दिखाएंगे। ठीक है, लीनियरली बस हमने ये भी तो समझ लिया कि लीनियर है, दोनों की पावर 1 है। ठीक है, तो ये भी हमें समझ आ गया। डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर्स ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स 1 and 2, total vapor pressure over the solution decreases or increases with the increase of the mole fraction of the component 1। ठीक है, अब ये आपको कैसे समझेंगे, ये थोड़ा भारी बात तो नहीं है, पर घुमा के थोड़ी सी लिखी हुई है। कैसे, हमें क्या देखने को मिल रहा है, बस इसके अंदर क्या बोलना चाहता है कि वेपर प्रेशर कंपोनेंट ए और कंपोनेंट 1 और 2 का, ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर, यानी हम प्योर कंपोनेंट 1 और 2 के वेपर प्रेशर की बात करें तो उससे टोटल वेपर प्रेशर डिक्रीज या इंक्रीज हो सकता है अगर हम इंक्रीज या डिक्रीज करें मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। कुछ समझ नहीं आया होगा, अब समझ आएगा।
मैंने क्या बताया, दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा, 1, ठीक है। तो अब मैं मोल फ्रैक्शन 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन 2, ठीक है। तो ये मैंने निकाल दिया। अब देखो, मान लो मैं पहले केस में क्या कंसीडर कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मोल फ्रैक्शन मेरे पास 1 ज़्यादा है, मोल फ्रैक्शन 1 का कंपोनेंट का ज़्यादा है बजाय कि मोल फ्रैक्शन 2 के, ठीक है। ऐसे ही मैं केस डिस्कस कर रहा हूँ, कौन सोल्यूट है कौन सोल्यूट, अभी आप कुछ कंसीडर नहीं कर रहे, हम ले रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन 1 का ज़्यादा है 2 से, ठीक है। तो सीधी सी बात है, मोल फ्रैक्शन अगर 1 का ज़्यादा है, मोल फ्रैक्शन 1 ज़्यादा है 2 से, तो मोल फ्रैक्शन अपना ये 2 वाला कम है, ठीक है। तो और हम एक और चीज़, प्रेशर भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो प्रेशर भी हम मान लेते हैं कि किसका, प्रेशर भी 1 वाले का ज़्यादा है 2 से, ठीक है। तो ये हमने दो चीज़ें कंसिडर कर ली कि मोल फ्रैक्शन 1 का ज़्यादा है 2 से, प्रेशर भी सिमिलरली 1 का ज़्यादा होगा 2 से। तो इसमें देखो, अगर 1 का ज़्यादा है 2 से तो ये वाली वैल्यू अपनी नेगेटिव हो जाएगी। कैसे, मान लो मैंने 1 का कोई प्रेशर मान लिया कि 10 एटीएम, ऐसे ही एग्जांपल, एटीएम प्रेशर की यूनिट होती है, ठीक है। और ये मैंने 1 का मान लिया, पी नोट 1 का। पी नोट 1 आपको समझ आता है ना कि सिर्फ अगर मैं यही सॉल्वेंट लूँ तो उसका प्रेशर को मैं पी नोट 1 कहूँगा, ठीक है, समझाया था। और पी नोट 2 मैंने कहा कि ज़्यादा है, तो पी नोट 2 को मैं ले लेता हूँ 12 एटीएम, ठीक है, यानी पी नोट 1 से मेरे पास ज़्यादा है। तो अब क्या करना है, पी नोट 2 का मैंने अगर ज़्यादा कंसीडर किया है तो ये वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। मान लो मैं जो समझाना चाहता हूँ कि पी नोट 1 का ज़्यादा है पी नोट 2 से, ठीक है। अपनी वैल्यू अभी अपने को कुछ अज्यूम करना है, बस हमें समझना है। तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि पी नोट 1 ज़्यादा है पी नोट 2 से, दूसरा वाला भी अज्यूम कर लेंगे, पर पहले मैं नेगेटिव वाला समझाना चाहता हूँ आपको, ठीक है। तो मान लो वो वाला ज़्यादा था, तो पी नोट 2 10 था, पी नोट 1 12 था, तो 10 में से 12 काटोगे तो -2 आएगा। अब -2 को मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, मोल फ्रैक्शन कितना भी हो सकता है, 0.46, कम ही लेके चलेंगे ना हम, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ओवरऑल या ज़्यादा भी हो, मोल फ्रैक्शन अगर ज़्यादा भी हो, मानो 0.57 भी हो, ज़्यादा भी होगा, तो भी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारी ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म हमारी नेगेटिव ही रहेगी, क्योंकि अगर नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करता हूँ तो नेगेटिव ही आंसर आता है, चाहे कितना ही बढ़ाओ, उससे कुछ वो कोई मायने नहीं रखता। तो यानी कि मेरा टोटल वेपर प्रेशर यहाँ पे पी टोटल है मेरा, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर से कुछ माइनस हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं कंसीडर करूँ कि वैल्यू पी नोट 2 की, ठीक है, दूसरी तरफ अगर मैं कंसीडर करूँ कि वैल्यू पी नोट 2 की ज़्यादा है, मान लो इस बार इसकी 12 है और दूसरे वाले की 10 है, तो 2 वैल्यू आई। अब मोल फ्रैक्शन चाहे कितना ही हो, 0.46 हो, पॉइंट ज़्यादा भी हो, चलो 0.57 हो, 0.84 हो, कम भी हो चाहे ज़्यादा भी हो, ये पूरी की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो यानी इसके अंदर हमारा टोटल प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू है हमारी, इसके अंदर कुछ ऐड होगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी तीसरी स्टेटमेंट में यही दिखाया गया है। फिर से पढ़ते हैं इसको, अब शायद आपको समझ में आ जाएगी। डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर्स ऑफ द प्योर कंपोनेंट 1 एंड 2, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीजेस और इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 1। यानी कि हमारा मेन डिपेंड करता है वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट 1 और 2, यानी कि हमारा इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि इन चीज़ की क्या वैल्यू मैं रख रहा हूँ, क्या वैल्यू हम मान के चल रहे हैं, उस पर हमारा टोटल प्रेशर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। और अगर कम ज़्यादा और भी करना हो तो वो इस पर भी डिपेंड करता है कि मोल फ्रैक्शन क्या है, ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू यहाँ पे कंसिडर हो रही है। देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 लिखा हुआ है। अब ये एनसीईआरटी, तभी तो इसे एनसीईआरटी कहते हैं, कोई बात सीधी तो लिखनी नहीं है, कंपोनेंट 1 लिखा हुआ है। आप कहोगे भाई इधर तो कंपोनेंट 2 लिखा हुआ है, अरे भाई कंपोनेंट 1 को मैं क्या से लिख सकता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1
इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। अगर 1 की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसकी वैल्यू कम होगी, सीधी सी बात है। अगर ये ज़्यादा हुआ तो इसको कम होना पड़ेगा इक्वेशन के साथ। तो यही लिखा हुआ है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा कम भी हो सकती है इसकी वैल्यू से। मोल फ्रैक्शन अगर 1 का ज़्यादा हुआ तो सिंपली बात है मोल फ्रैक्शन 2 का कम होगा। तो ओवरऑल वैल्यू अगर प्लस भी आ रही है पॉजिटिव में भी, तो छोटे नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो टोटल प्रेशर थोड़ा कम आएगा। लेकिन अगर मोल फ्रैक्शन 1 का कम हुआ तो मोल फ्रैक्शन 2 का ज़्यादा हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर बड़ी पॉजिटिव वैल्यू आएगी एक, तो उससे टोटल प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस पे भी डिपेंड करता है और इन दोनों पे भी डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर पे भी, कि नेगेटिव वैल्यू आ गई तो कम हो जाएगा और पार्शियल प्रेशर की पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, a plot of P1 और P2 वर्सेस द मोल फ्रैक्शन chi1 और chi2। ठीक है, chi कहते हैं इसको सिंबल को। फॉर द सॉल्यूशन गिव्स अ लीनियर प्लॉट एज शोन इन द फिगर 1.3। तो इसका लीनियर ग्राफ बनता है, तो ये दिखा भी रखा है। ठीक है, तो मैं आपको पहले वो दोनों स्टेटमेंट पहले दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया। अभी एकदम से तीनों को कंसीडर मत करो, अपन पहले किसको कंसीडर करेंगे, सिर्फ इस लाइन को देखो, ये 1 है ना अपना 1 वाला, इस लाइन को कंसीडर करेंगे हम पहले। ठीक है, सारा एकदम से समझेंगे नहीं, एक एक करके समझेंगे इसको। ग्राफ भी बहुत ज़रूरी है, सीधा सवाल बनते हैं ग्राफ से। ठीक है, तो ये वाला P1 इज P01 इंटू chi1। ठीक है, अब क्या है, P इज इक्वल टू P01 इंटू chi1। ठीक है, अब chi1 की वैल्यू पहले मैं क्या लेके चल रहा हूँ, ज़ीरो। अगर ज़ीरो इसकी वैल्यू लेके चल रहा हूँ तो P की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो यहाँ पे देख लो, chi1 की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो अपने P की वैल्यू भी यहाँ से ज़ीरो से शुरू हो रही है। ठीक है, और अगर अपने चाय की वैल्यू मैं 1 कंसिडर करूँ तो P इज इक्वल टू P01 इंटू 1 आ जाएगा, P01। तो मेरी P की वैल्यू यानी पार्शियल प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, P01। तो चाय की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो मेरी पार्शियल प्रेशर देखो यहाँ पे क्या हो गया, P01। तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन का अपना लीनियर ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। वेपर प्रेशर इस साइड लिए, मोल फ्रैक्शन नीचे ले रखा है। ऐसे ही P2 वाले का, दूसरे वाले का देख लो। अगर मैं मोल फ्रैक्शन शुरू में ज़ीरो लूँ तो उसका वेपर प्रेशर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, और अगर मैं मोल फ्रैक्शन उसका 2 लूँ तो P2 वाली अपनी ये वाली लाइन देख लो, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, P02 मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। और ऐसे करके ये भी स्ट्रेट लाइन में अपना ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम ये P टोटल वाला तीसरा वाला भी अच्छे से समझेंगे। थर्ड वाला P टोटल इज P1 प्लस P2। तो इसका ग्राफ भी आपको समझ में आ जाएगा इस वाली स्टेटमेंट के साथ। किसी से समझ लो, ये सब एक ही बात है। P टोटल वाले का अगर मैं मोल फ्रैक्शन 1 को ज़ीरो मान लूँ तो सीधी सी बात है, एक्स चाहे 1 ज़ीरो हो गया तो चाहे 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 1 होता है। चाहे 1 ज़ीरो हो गया तो ज़ीरो प्लस ये, तो सिंपल ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो चाहे 2 क्या आ जाएगा, 1। तो इसमें देखो, अगर मैं चाहे 1 की वैल्यू ज़ीरो रखूँ तो चाहे 2 की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हमारे पास सिंपल P02 आएगा। ऊपर सिचुएशन से भी देख लो आप, चाहे 1 की वैल्यू ज़ीरो रखी तो चाहे 1 इंटू P01, तो यानी ज़ीरो इंटू P01 तो आ गया ज़ीरो, सिर्फ वैल्यू क्या बची, चाहे 2 तो आ गया 1, चाहे 2 को 1 आ गया ना, क्योंकि चाहे 1 ज़ीरो था। 1 इंटू P02 इज इक्वल टू P02। ठीक है, तो टोटल प्रेशर सिर्फ बचा P02, वही यहाँ पे आ गया। और दूसरी तरफ ही सिमिलरली हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं कि हमारा मैं किसको, पहले मैंने P02 को किया, इस बार मैं चाय 2 को मान लो क्या कंसिडर कर रहा हूँ, ज़ीरो। ठीक है, चाय 2 को मैंने ज़ीरो कंसिडर कर लिया तो चाय 1 ऑटोमेटिकली 1 हो गया, चाय 1 ऑटोमेटिकली 1 हो गया मेरे पास। चाय 2 ज़ीरो कंसिडर तो ये टोटल वैल्यू ज़ीरो होगी। चाय 1 1 था तो 1 इंटू P01 क्या आ गया, P01।
पी नोट वन आ गया इज इक्वल टू टोटल प्रेशर के। तो ये भी देख लो यहाँ पे सिंपल सा ग्राफ है, बस देखना ही, इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं कि चाहे वन की वैल्यू वन कर दी, चाहे टू की वैल्यू क्या कर दी, ज़ीरो। तो पी नोट वन सिंपल आ गया। तो टोटल प्रेशर का यहाँ से हम इस लाइन को पूरा जोड़ देंगे 2 पॉइंट के साथ, और ये अपना टोटल प्रेशर वाला वही ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। नीचे क्या लिखा हुआ ये पढ़ लेते हैं। द प्लॉट ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं क्योंकि हम रोलेट लो को आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर ही लगाते हैं, रोलेट्स लो को। ठीक है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज नहीं कर रहा हूँ। द डैश्ड लाइन्स 1 and 2 रिप्रेजेंट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स। तो 1 and 2 ये जो पार्शियल प्रेशर वाली है, ये वाली दोनों हम अलग अलग से हमने देख ली थी। ये इनका जो हमने पहले वाली स्टेटमेंट देखी थी पार्शियल प्रेशर को कंसिडर कर रही है। पार्शियल प्रेशर ये ना P1 P2, तो इन दोनों को वो दोनों डैश वाली लाइन दिखा रही है। ठीक है, डैश लाइन इनको रिप्रेजेंट कर रही है पार्शियल प्रेशर को। इट कैन बी सीन फ्रॉम द प्लॉट दैट P1 पार्शियल प्रेशर 1 और पार्शियल प्रेशर 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन 1 और मोल फ्रैक्शन 2 के। यानी पार्शियल प्रेशर 1 वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 वाले के, 2 वाला 2 के। यही तो हमने पढ़ा है रोलेट लो के अंदर। ठीक है, जब लिक्विड को मैंने लिक्विड में मिला रखा हो तब की बात है ये। ठीक है, द टोटल वेपर प्रेशर इज गिवन बाय द लाइन मार्क्ड बाय द थर्ड फिगर। ठीक है, तो ये थर्ड वाली से इससे टोटल प्रेशर वाली भी हमने कंसीडर कर ली, और ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास ये वाला भी आ गया, तीसरी वाली इस से ना, इससे हमने तीसरा वाला थर्ड वाला भी देख लिया। A plot of P1 और P2 versus the mole fraction of chi1, चाय कह लो काय कह लो, chi1 and chi2 for the solution gives a linear plot as shown in the figure 1.3। लीनियर ही देखने को मिल रहा है अपने को, लाइन वाला ही, चाहे ये वाला कंसीडर करो ये वाला कंसीडर करो, सभी मेरी वाली तो लाइन नहीं बनी पर ये लाइन वाला ही हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, these lines pass through the points for which chi1 and chi2 are equal to unity। और ये दोनों लाइन हमारे ज़ीरो से भी पास कर रही है, क्योंकि जो मैंने तीसरा वाला बनाया है ये ज़ीरो से पास नहीं कर रहा, ज़ीरो तो यहाँ है, ज़ीरो यहाँ है। लेकिन जो हमने डैश वाली बनाई है पहली और दूसरी, ये दोनों ज़ीरो से यहाँ से पास कर रही है। ये भी डैश वाली यहाँ से पास कर रही है ज़ीरो से, ये भी पास कर रही है ज़ीरो से। यानी पहली और दूसरी अपनी ज़ीरो से पास कर रही है। तीसरी वाला जो हमने लाइन बनाई है ये ऊपर वाली ये वाली, ये हमारी ज़ीरो से पास नहीं कर रही है। ठीक है, जब ये वन के इक्वल आता है, जैसे कि यहाँ पे वन है तो ये ज़ीरो से पास कर रही है, वैसे यहाँ पे वन है तो ये दूसरी वाली ज़ीरो से पास कर रही है। सिमिलरली द प्लॉट लाइन 3 ऑफ टोटल प्रेशर वर्सेस चाई टू इज ऑल्सो लीनियर। हाँ, भले ही ये ज़ीरो से पास नहीं कर रही अपनी टोटल वाली, लेकिन क्या है ये स्ट्रेट लाइन हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी टोटल इज पी नोट वन। देख लो ये ज़ीरो पे नहीं आ रहा ना, क्योंकि मिनिमम वैल्यू देख लो, मिनिमम वैल्यू इस लाइन की सबसे नीचे क्या है इस लाइन में पी नोट वन है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है पी नोट टू। ठीक है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी टोटल इज पी नोट वन एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज पी नोट टू। ये हमें ग्राफ से देखने को मिल रहा है। और इससे हम ये भी समझ सकते हैं क्या, assuming that the component 1 is less volatile than the component 2, that is P नोट 2 is greater than P नोट 1। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा दूसरा वाला कंपोनेंट है P नोट 2 वो ज़्यादा वोलेटाइल है, यानी वो ज़्यादा वेपर निकालता है। ये उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि कौन सा है और कौन सा मैंने लिया है सॉल्वेंट।
दो कौन सा कंपाउंड लिया है मैंने, उसमें कैसी बॉन्डिंग है, क्या है क्या नहीं, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा वेपर प्रेशर डालता है। तो जैसे ये है, तो यानी ये वाला ज़्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, यानी ये वाला ज़्यादा वोलेटाइल है, यानी ये ज़्यादा वेपर में कन्वर्ट होना चाहता है। हर एक का इक्वली थोड़ी है कि हर एक उतना ही वेपर तब्दील करेगा, वेपर के अंदर तब्दील होगा। कोई वेपर के अंदर ज़्यादा तब्दील होना चाहेगा, कोई कम होना चाहेगा। इस मामले में ग्रीन वाला कम होना चाह रहा है, लेकिन ये पर्पल वाला ज़्यादा होना चाह रहा है, यानी कि पर्पल वाला ज़्यादा वोलेटाइल है क्योंकि ये ज़्यादा वेपर में कन्वर्ट हुआ, ग्रीन वाला कम वेपर में कन्वर्ट हुआ। तो जो ज़्यादा वेपर में कन्वर्ट होगा वो ज़्यादा पार्शियल प्रेशर लगाएगा, उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। या फिर अगर मैं सिर्फ इसी को कंसिडर कर रहा हूँ, यानी इसमें सोल्यूट वगैरह कुछ और डाल नहीं रहा, तो इसका पी नोट टू ज़्यादा होगा पी नोट वन से, यानी कि पी नोट वन इस, ये मान लो पी नोट वन ये है, पी नोट टू ये दूसरा वाला है, तो पी नोट टू ज़्यादा होगा पी नोट वन से। तो वो अपने अपने अलग अलग हम कंसिडर करते हैं। तो इसमें हमने टू वाला ज़्यादा कंसिडर किया, तो ये भी हमें सीधा देखने को मिलता है कि पी नोट टू वाला प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि इसके वाले ज़्यादा वोलेटाइल है, ज़्यादा बहुत सारे मोलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो गए, बजाय कि पी नोट वन वाले के, क्योंकि उसके कम वेपर ऊपर पहुंचे थे तो इसलिए वो कम प्रेशर लगा पाया। तो ये हमारे कंपोनेंट जो भी हमने डाला उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या डाल रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं और कुछ डाल रहे हैं, लिक्विड में लिक्विड। ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज in equilibrium with the solution is determined by the partial pressure of the components। अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, अब यहाँ पे एक थोड़ी अलग चीज़ शुरू होगी, इसको भी हम अच्छे से समझेंगे कि ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है ये, इफ y1 and y2 are the mole fractions of the components 1 and 2 respectively in the vapor phase, then using Dalton's law of vapor pressure, Dalton's law of partial pressure, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर वन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वन इंटू टोटल प्रेशर। अब ये क्या कहना चाहते हैं, देखो अब तक जो मैं क्लोज कंटेनर ले रहा था उसके अंदर स्क्रीनशॉट ठीक है, डिलीट करो भाई इसको। तो जैसे अब तक मैं कंसीडर कर रहा था, तो उसमें मैं क्या कंसीडर कर रहा था कि जो भी प्रेशर मैं ले रहा हूँ, ठीक है, जो प्रेशर ले रहा हूँ वो मैं हवा वालों का ले रहा हूँ, प्रेशर मैं लिक्विड का कंसीडर नहीं कर रहा, मैं प्रेशर कंसीडर कर रहा हूँ हवा वाले का। ठीक है, और जो मोल फ्रैक्शन मैं कंसीडर कर रहा था, मोल फ्रैक्शन वो मैं लिक्विड का कर रहा था, लेकिन अब मैं मोल फ्रैक्शन किसका कंसीडर कर रहा हूँ, हवा के अंदर, यानी कि हवा के अंदर येलो का मोल फ्रैक्शन में मान लो y1 है, और हवा के अंदर मोल फ्रैक्शन जो अपना दूसरा है पर्पल वाले का, वो y2 है। ठीक है, तो अब मैं मोल फ्रैक्शन कौन से ले रहा हूँ, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना। बंदों को पूरी 12th कर लेते ये समझ नहीं आता कि ये वाले कौन से मोल फ्रैक्शन है। जो मैं डाल्टन वाला, डाल्टन का लो है ना ये वाला, डाल्टन लो ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसके अंदर जो भी मैं मोल फ्रैक्शन कंसिडर करूँगा वो हवा वाले का करूँगा, और जब भी मैं रोलेट लो वाले का कंसिडर करूँगा तो मैं लिक्विड वाले का कंसिडर करूँगा मोल फ्रैक्शन। प्रेशर, पार्शियल प्रेशर तो हमेशा हम गैस का ही कंसिडर करते हैं, यानी कि जो ऊपर वेपर की फॉर्म में होगा ना उसी का ही कंसिडर करते हैं, उसमें कोई झमेला नहीं है। मोल फ्रैक्शन में झमेला है, वो समझ गए आप कि रोलेट के अंदर मैं लिक्विड का कंसिडर करूँगा मोल फ्रैक्शन, और जब मैं डाल्टन लो की बात करूँगा पार्शियल प्रेशर की, तो उसके अंदर मैं गैस का मोल फ्रैक्शन कंसिडर करूँगा। ठीक है, तो यही है, इसके अंदर क्या है कि पार्शियल प्रेशर वन का क्या है, मोल फ्रैक्शन वन जो गैस के अंदर है इनटू टोटल प्रेशर, इसका डेरिवेटिव भी बनता है, ये डाल्टन का लो है वो भी आसान सा डेरिवेटिव है, फिर वो लंबा है तो उसकी कोई हमें ज़रूरत वैसे भी है नहीं। ठीक है, तो ये है टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर आप समझते हो ना कि दोनों का मिला के P1 प्लस P2, यानी दो कंपोनेंट ले रहा हूँ तो दोनों का मिला के पार्शियल प्रेशर को टोटल प्रेशर कहते हैं। तो यही इसमें एक और स्टेटमेंट अपने को
एक और इक्वेशन मिल गई कि पार्शियल प्रेशर 1 का निकालना है तो मोल फ्रैक्शन 1 का गैस के अंदर, यानी कि गैस के अंदर जो मोल फ्रैक्शन होगा 1 का इंटू टोटल प्रेशर। सिमिलरली 2 का भी ऐसे ही निकल जाएगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 इन गैस स्टेट, गैस की स्टेट में होगा जो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, इन जनरल मैं ये भी कह सकता हूँ कि कोई भी कंपोनेंट ले लो, किसी भी पी आई, यानी कोई भी कंपोनेंट है पी आई, तो उसका पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन गैसियस स्टेट इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, तो ये सिंपल सा, इसमें कितने भी आते रहे अपने को, वैसे अपन बाइनरी की बात कर रहे हैं इसलिए अपनी दो इक्वेशंस बन गई। ठीक है, बाइनरी की बात कर रहे हैं तो ये है अपना डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, अलग अलग बात, एक ही बात को घुमा घुमा के कोई साइंटिस्ट कैसे बता रहा है, कोई साइंटिस्ट किसी और तरीके से बता रहा है। ठीक है, तो ये भी हमने समझ लिया। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक और चीज़ देखने को मिली, तो ये भी समझा देता हूँ आपको। ये क्या, ये तो ऐसे समझ आ ही जाएगा आपको। एट इक्विलिब्रियम वेपर फेज विल ऑलवेज बी रिच इन द कंपाउंड इन द कंपोनेंट विच इज़ मोर वोलेटाइल। यानी कि मैंने अगर कोई सॉल्यूशन लिया क्लोज वेसल के अंदर और अब वो इक्विलिब्रियम में आ चुका है, तो उसके अंदर वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर किसका, वेपर फेज में उसका ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा जो मोर वोलेटाइल होगा। यानी कि जो कंपोनेंट, जैसे इस केस में मेरे को ऊपर ज़्यादा वेपर प्रेशर किसका मिल रहा है, पर्पल वाले का मिल रहा है। इसका मतलब पर्पल वाला ज़्यादा वोलेटाइल है, यानी पर्पल वाला कंपोनेंट हमारा किस में कन्वर्ट होना चाहता है, हवा में, वेपर में कन्वर्ट होना चाहता है। वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि किसी कंपाउंड या किसी भी कंपोनेंट की कितनी टेंडेंसी है कि वो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो जो ज़्यादा कन्वर्ट होना चाहता है वो ही उतना ज़्यादा ऊपर, देखो आप, ज़्यादा प्रेशर कौन सा लगाएगा, पर्पल वाला लगाएगा, क्योंकि इसके ज़्यादा मोलिक्यूल्स है ना अपने पास, ऊपर ज़्यादा मोलिक्यूल है इसके, तो वो ज़्यादा एक दूसरे पे लगा के प्रेशर लगाएंगे, बॉल के ऊपर भी, सॉल्यूशन के ऊपर भी, चारों तरफ। ठीक है, यानी जितने ज़्यादा मोलिक्यूल मेरे पास वेपर फेज में होंगे उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा। और वेपर फेज में ज़्यादा मोलिक्यूल कब होंगे, जब अपना कोई भी वो मोलिक्यूल कितना, कंपोनेंट अपना कितना वोलेटाइल है उस बेस पे। ठीक है, तो ये भी वैसे तो सिंपल ही था, लेकिन फिर भी अच्छी लाइन थी तो फिर मैंने समझा दी, एग्जाम्पल की थी वैसे वो लाइन। रोलेट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, रोलेट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। तो हेनरी लॉ का तो अपने को पता है हम किस में कंसिडर करते थे, रोलेट लॉ की तो अभी हम फिलहाल क्या पढ़ रहे थे, अगर हम लिक्विड में लिक्विड मिलाते हैं तो, तब की बात कर रहे हैं। हेनरी लॉ हम तब क्या बात करते थे, जब हम गैस मिलाते थे लिक्विड के अंदर। ठीक है, इसकी भी वीडियो बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो देख सकते हो। इसको मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, अच्छे से दिखेगा। ठीक है, according to the Rollet's law, the vapor pressure of the volatile component in the given solution is given by partial pressure of that component is equal to mole fraction of that component into P नॉट I। ठीक है, I यानी कि कोई भी हम कंपोनेंट ले रहे हैं, सिंपल ऐसे ही कंसिडर I नाम का कर लिया हमने। ठीक है, और इसमें जो मोल फ्रैक्शन है वो किसकी है, बिल्कुल सही, लिक्विड वाले की। ठीक है, क्योंकि अभी हम रोलेट्स लॉ की बात कर रहे हैं, तो सिंपल है, ये तो अपने को पता ही है, पी आई इज काई आई इंटू पी नॉट आई। ठीक है, in the solution of a gas in the liquid, one of the components is so volatile that it exists as a gas, and we have already seen that its solubility is given by the Henry's law, which states that partial pressure is directly is equal to kh into chi। ठीक है, तो ये हमने भी पढ़ लिया था कि किसी सॉल्यूशन के अंदर, इन द सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड, जब भी मैं हेनरी की लॉ की बात करता हूँ तो मैं गैस को कंसिडर करता हूँ लिक्विड के अंदर।
एक कंपोनेंट इसमें इतना वोलेटाइल होता है कि वो गैस की तरह, यानी कि गैस की तरह वो एग्जिस्ट करता है। मतलब सिंपल सा था ना हेनरी लॉ के अंदर। हेनरी लॉ तो अपना हमने पहले पढ़ा था कि मैं किसी भी जगह कोई भी है तो मेरे को अगर किसी भी चीज़ में अगर मेरे को गैस मिलानी है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, मान लो कि लिक्विड सॉल्यूशन है, जैसे कि मैं पेप्सी या कोका कोला वगैरह कुछ बना रहा हूँ, तो इसके अंदर मैंने नीचे मीठा पानी ले लिया, अब उसके ऊपर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड ली और इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर दिया, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से गैस की सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है सॉल्यूशन के अंदर। यही अपना हेनरी लॉ था। तो ये दिखा रहा है कि प्रेशर होता है जो पार्शियल प्रेशर इज के एच इंटू एक्स, एक्स या फिर ये काय बोल दो चाय बोल दो, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन यानी कि सोल्यूबिलिटी की बात कर रहे हैं। सोल्यूबिलिटी को मैं किसके टर्म्स में दिखा रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन की, कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा। और मोल फ्रैक्शन किसका, लिक्विड के अंदर, उस गैस का लिक्विड के अंदर, यानी वो गैस लिक्विड के अंदर क्या होती जाएगी, डिजोल्व होती जाएगी। जितना प्रेशर में डालता जाऊंगा उतना वो गैस लिक्विड के अंदर डिजोल्व होती जाएगी। ठीक है, तो यही था अपना। तो यही बात अपनी इधर ये लिखी हुई है। इफ वी कंपेयर द इक्वेशन ऑफ रोलेट्स लॉ एंड हेनरीज लॉ, it can be seen that the partial pressure of the volatile component or gas is directly proportional to its mole fraction in the solution। यानी हमने पहले वाला कंसिडर किया, मतलब रोलेट्स लो, तो P1 है, यानी कि P1 यानी कि कोई वोलेटाइल लिक्विड, यानी कोई लिक्विड जो कि वेपर में कन्वर्ट हो सकता है, तो वो क्या है, पी नोट, P01 इंटू चाई वन। ठीक है, और दूसरी तरफ मैंने कंसिडर किया अपना प्यारा कौन सा वाला, हेनरी लो। हेनरी लो में यानी कि कोई भी मेरे पास गैस है उसका पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हेनरीज कांस्टेंट इनटू उसका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये अपने पास दो थे। नीचे ये गैस के लिए मैंने लिया था किसी गैस का मोल फ्रैक्शन लिक्विड के अंदर, ये ठीक है, ये वाला ध्यान रखना, लिक्विड के अंदर होता है ये। सिर्फ जब मैं गैस का मोल फ्रैक्शन निकालता हूँ, जब मैं सिर्फ गैस का मोल फ्रैक्शन निकालता हूँ तो वो डाल्टन लॉ के अंदर होता है। आमतौर पे जो भी मैं मोल फ्रैक्शन लिखता हूँ वो लिक्विड के अंदर कंसीडर किया जाता है, यानी कि वो गैस कितनी लिक्विड के अंदर डिजोल्व हो चुकी है, वो मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब इन दोनों में हमें सिमिलैरिटी देखो क्या है भाई, इन दोनों में हमें ये देखने को मिल रहा है, जो पार्शियल प्रेशर है, दूसरे कलर से दिखाता हूँ मैं, जो पार्शियल प्रेशर है, जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, मोल फ्रैक्शन के। इसमें भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन क्या आ रहा है। बस इन दोनों लॉ में क्या डिफरेंस आ रहा है, एक में जब मैं कंसिडर कर रहा हूँ हेनरी वाले में तो एक के एच नाम का कांस्टेंट आ रहा है, और जब मैं दूसरा रोलेट लॉ को कंसिडर कर रहा हूँ तो एक दूसरा वाला कांस्टेंट आ रहा है P01 नाम का। ठीक है, सिर्फ यही इसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये पार्शियल प्रेशर दोनों के मोल फ्रैक्शन के मैंने बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे थे, ये तो इन दोनों में सिमिलैरिटी थी। ओनली द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के एच डिफर्स फ्रॉम P01, यानी कि के एच और P01 बस यही उन दोनों में डिफरेंस था, और बाकी वो दोनों एक जैसे ही है। दस रोलेट्स लॉ बिकम्स अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ इन विच के एच बिकम्स इक्वल टू P01, यानी कि अपना जो भी रोलेट लॉ है, ठीक है, P01 इंटू चाई वन, और हेनरी लो है उसमें क्या होता है, P इज इक्वल टू के एच इंटू जाई वन। ठीक है, चाई वन काय वन कुछ भी कह लो। तो इसके अंदर अगर मेरा P01 जो मेरा रोलेट लो का है वो इक्वल हो जाए के एच के, तो हमारा दोनों ये एक ही केस बन जाता है, रोलेट लो अपना हेनरी लो का एक स्पेशल केस बन जाता है। इसमें वैसे काफ़ी कुछ हम चीज़ें कंसिडर करते हैं कि जैसे रोलेट लो के अंदर आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं और उसको डाइल्यूट भी रखते हैं, तब जाके ये कहीं कंडीशन बनती है, लेकिन ये एक हायर क्लासेस वाली बात हो जाएगी, तो वो आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपको बस इतना ध्यान होना चाहिए कि अगर मेरे को रोलेट लो और हेनरी लो को एक सा दिखाना है तो उसमें मेरे को क्या करना है, जो ये P01 है उसको के एच के इक्वल दिखा देना है बस। कि जब मेरा P01 के एच के इक्वल हो जाएगा तब मैं कहूँगा कि मेरा रोलेट लो एक स्पेशल केस बन जाएगा हेनरीज लो का। बस सिंपल सी बात है, आपके लिए इतना समझना सफिशिएंट है, और यही एनसीईआरटी में हमें
दिया हुआ है, ठीक है। दस रोलेट्स लॉ बिकम अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ इन विच KH बिकम्स इक्वल टू P01, बस, ठीक है। इसके साथ अब अपना नया टॉपिक शुरू होगा, नया टॉपिक, और ये आखिरी टॉपिक भी अपने इस वाले का। इसके बाद तो हाँ देख लेता हूँ मैं, इसके बाद एक नए अलग ही लेक्चर बनेगा, हाँ। उसके बाद आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर का होगा अपना। तो आज का अपना ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। क्या है ये? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, ठीक है भाई। मैंने सबसे पहले गैस वाला पढ़ लिया था लिक्विड के अंदर, फिर मैंने लिक्विड वाला पढ़ लिया लिक्विड के अंदर। अब एक ही बचा है अपना सॉलिड वाला लिक्विड के अंदर, तो इसको भी और अच्छे से डिटेल में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। Another important class of solutions consists of solids dissolved in liquid. For example, sodium chloride, glucose, urea, and cane sugar in water, and iodine and sulfur dissolved in carbon disulfide. तो सिंपल सी बात है, अब हमारा अब कौन से सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं जिसके अंदर सॉलिड डिसॉल्व करूंगा मैं लिक्विड के अंदर। एग्जांपल देखिए फटाफट, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, यूरिया, केन शुगर, ये चारों क्या है अपने पास? सॉलिड है, ठीक है। ये सभी सॉलिड है। तो ये सॉलिड को मैं किस में डिसॉल्व कर रहा हूँ? मान लो पानी के अंदर या फिर आयोडीन के अंदर, ठीक है। तो अपना क्या, ये सब पानी के अंदर में डिसॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, यूरिया, केन शुगर, यानी इन सब सॉलिड, ये चार सॉलिड है, इनको जैसे कि मैं वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहा हूँ, तो ये कौन सा एग्जांपल हो जाएगा कि सॉलिड डिसॉल्व इन किसके अंदर? लिक्विड के अंदर, ठीक है। आयोडीन क्या होता है? आयोडीन होता है, आयोडीन खुद भी सॉलिड होता है, ठीक है। आम आम टेम्परेचर में हमें ये सॉलिड की फॉर्म में मिलता है। आयोडीन और सल्फर भी सॉलिड होता है। आयोडीन और सल्फर डिजोल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड मतलब CS2, ये क्या होता है? लिक्विड। तो जैसे मैंने इसमें दो एग्जांपल दे रखे हैं बस NCERT ने, क्या एग्जांपल है? बस ये दो एग्जांपल है दिए हुए, ऐसे तो बहुत होते हैं कि सोडियम क्लोराइड, नमक, ग्लूकोज, यूरिया, केन शुगर को जब मैं पानी में मिलाता हूँ तो ये एग्जांपल है कि सॉलिड इन लिक्विड के अंदर। और एक और एग्जांपल क्या है कि आयोडीन या फिर मैं सल्फर को मिलाता हूँ किसके अंदर? कार्बन डाइसल्फाइड, यानी कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड है और सल्फर और आयोडीन क्या है अपने पास? सॉलिड है। तो सॉलिड को लिक्विड में मिलाना, तो ये सिंपल से ऐसे एग्जाम्पल दे रखे हैं। Some physical properties of these solutions are quite different from those of pure solvents, ठीक है। तो यानी जब मैं सॉल्यूशन बना देता हूँ, यानी मैं लिक्विड के अंदर कुछ भी अपना सॉलिड कंपोनेंट डाल देता हूँ, तो ऐसे नहीं है कि थोड़ा बहुत सॉलिड कंपोनेंट डाल दिया तो इसकी प्रॉपर्टी वगैरह कुछ चेंज नहीं होगी। दरअसल थोड़ा बहुत भी अगर मैं कंपोनेंट डाल देता हूँ तो जो मेरा प्योर लिक्विड था उससे, यानी इसकी और इसकी दोनों की प्रॉपर्टी में चेंजेस आ जाते हैं। तो ये लिख दिया है कि अगर मैं सॉल्यूशन बना देता हूँ तो उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाती है जो प्योर सॉल्वेंट, यानी ये जो प्योर था ना मेरे पास, इससे जब मैं इसके अंदर जब कुछ सॉलिड सोल्यूट मिला दूंगा तो इसकी क्या डिफरेंट हो जाएगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे कि क्या डिफरेंट हो जाएगा? वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर डिफरेंट हो जाएगा सॉल्यूशन का। अगर मैं उसके अंदर कुछ भी मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिफरेंट हो जाएगा अगर मैं उसके अंदर कुछ सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल डाल दूंगा। इसको बहुत अच्छे से समझाया भी गया है और अब हम समझे भी गए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। Liquid at a given temperature vaporize, and under equilibrium conditions, the pressure exerted by the vapors of the liquid over the liquid phase is called the vapor pressure, ठीक है। तो सिंपली हमें समझाया गया है कि एक मैंने सिंपल लिक्विड ले रखा है क्लोज्ड कंटेनर के अंदर। अब वो लिक्विड क्या होगा भाई? वोलेटाइल लिक्विड की बात कर रहा हूँ, और आमतौर पे लिक्विड हमें वोलेटाइल ही मिलते हैं, यानी कि वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जैसे ये हवा में आ जाएगा,
हवा में अब ये कुछ प्रेशर लगाने लग जाएगा और इसी प्रेशर को क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। और ये कब की बात करते हैं वेपर प्रेशर, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए, क्योंकि शुरू होगा कि धीरे धीरे जो अपना लिक्विड है वो धीरे धीरे क्या वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएगा। एक टाइम ऐसे आएगा कि जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा उतना ही वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाएगा। यानी वेपर की और लिक्विड की अमाउंट है जो इनकी क्वांटिटी है वो फिक्स हो जाएगी। और उसी टाइम पे क्या कहते हैं कि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, कि मान लो 5 मेरे पास वेपर है और 10 मेरे पास लिक्विड फॉर्म में है। तो ये जैसे ही 10 के 9 होंगे, वो 5 के 6 होंगे, तो वापस वो 6 के 5 हो जाएंगे और वो 9 के 10 हो जाएंगे। यानी लिक्विड जो वेपर में कन्वर्ट होगा तो कोई और वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इक्विलिब्रियम स्टेबल रहेगा। यानी ऊपर वाले 5 ही रहेंगे और नीचे वाले 10 ही रहेंगे। 5 वेपर रहेगा, 10 सॉलिड रहेगा। ऐसे मैंने एग्जांपल लेके बताया। तो यानी जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए तब हम वेपर प्रेशर चेक कर सकते हैं। In a pure liquid, the entire surface is occupied by the molecules of liquid। ये साइड में बना भी रखा है कि मेरे पास सिर्फ लिक्विड है, यानी प्योर सॉल्वेंट अपने पास, हमने कोई भी सोल्यूट नहीं डाला। तो इसका जो सरफेस है, ये सरफेस, इस पर सिर्फ वही वाले मॉलिक्यूल होंगे जो लिक्विड वाले होते हैं। यही कुछ मॉलिक्यूल ऊपर उड़ उड़ के क्या वेपर में बन जाएंगे बस। ऐसे वेपर में कुछ कन्वर्ट होंगे, कुछ वेपर वापस लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। लेकिन ओवरऑल अपने पास सिर्फ जो ये लेयर मिलेगी ऊपर वाली, ये लेयर अपने प्योर सॉल्वेंट की, उसी लिक्विड की होगी। लेकिन अगर हम उस लिक्विड के अंदर मैं कुछ सॉलिड डाल दूंगा तो वो सॉलिड कहीं ना कहीं अपनी उस लेयर को डिस्टर्ब कर देगा। कैसे डिस्टर्ब कर दिया, इसमें तो अपनी सिंपल उसकी लेयर थी, लेकिन इसमें बीच बीच में मुझे दूसरे सॉलिड के सॉल्यूट में मिलने को दिख रहे हैं। अब जो ये बाधा भी डाल रहे हैं भाई, पहले तो आराम से मस्त अपना लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा था, वेपर के अंदर। लेकिन अब ये बीच में सॉलिड है और सॉलिड मैंने बताया अपने को नॉन वोलेटाइल मिल जाते हैं। मतलब कई सॉलिड नॉन वोलेटाइल भी होते हैं जो कि लिक्विड यानी वेपर में कन्वर्ट नहीं होते। आमतौर पे सॉलिड अपने पास नॉन वोलेटाइल ही होते हैं जो लिक्विड यानी वेपर में कन्वर्ट नहीं होते। तो ये बाधा डाल देंगे, खुद तो हो ही नहीं रहे। पहली बात, खुद तो ये कन्वर्ट हो ही नहीं रहे, ऊपर से जो सरफेस अपने पास था लिक्विड के लिए वो सरफेस भी इन्होंने घटा दिया, जिसके कारण अपना जो लिक्विड पहले अच्छे से वेपर में कन्वर्ट हो पा रहा था आराम से, उसमें भी ये बीच में बाधा बनने लग गए। तो यानी कि अब अपना वेपर प्रेशर भी इन्होंने क्या कर दिया, कम कर दिया। देखो पहले कितने सारा थे, ये कितना सारा प्रेशर लगा रहे थे ऊपर वेपर फेज के अंदर, लेकिन अब कितने कम बचे हैं, बस थोड़े से बचे हैं जो कम वेपर प्रेशर लगा पा रहे हैं। तो इसी के साथ मैंने कहा था ना आपको कि अगर किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर मैं कोई सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल डाल दूंगा तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि वेपर प्रेशर है वो सब क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर वो सॉलिड अपना क्या है, नॉन वोलेटाइल है, यानी वो सॉलिड अपना वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। और आमतौर पे वैसे ही होता है। ठीक है, तो हम कहाँ पहुँच गए थे, हाँ वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, ये तो हमने पढ़ लिया था। इन अ प्योर लिक्विड द एंटायर सरफेस, हाँ ये पढ़ लिया कि वो मॉलिक्यूल लिक्विड की होंगे और कुछ नहीं होगा। इफ़ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडिड टू द सोलवेंट टू गिव अ सॉल्यूशन, यानी मैंने सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट डाल दिया नॉन वोलेटाइल, जैसे कि इस केस के अंदर डाला, तो अपने को एक सॉल्यूशन मिल जाएगा जिसके अंदर वेपर प्रेशर क्या होगा, सॉल्यूशन का सिर्फ सॉल्वेंट के कारण होगा। यानी वेपर प्रेशर तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत तो वेपर प्रेशर है ना, भले ही कम हो गया लेकिन है तो सही। ये प्रेशर सिर्फ किसके कारण हुआ, सॉल्वेंट के कारण हुआ, क्योंकि सोल्यूट तो अपना नॉन वोलेटाइल था, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट था जो कि अपना वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता था। तो जो भी थोड़ा बहुत वेपर प्रेशर आया भी, वो भी किसके कारण आया है, इसी की ही कारण आया है। जो थोड़े बहुत बचे हुए थे ना अपने सॉल्वेंट वाले, वही उड़ के आए हैं, जो कम हो गए थे किसके कारण, सोल्यूट के कारण। तो ऐसे वेपर प्रेशर हमारा कम हो जाता है। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज फाउंड टू बी लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर। यही बताया था
कि प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा और इसका हमारा कम होगा, प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर इन द सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन यानी दूसरे वाले की बात कर रहा हूँ, जब मैं सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट मिला देता हूँ तभी तो सॉल्यूशन बनता है। द सरफेस हैज़ बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। अपने को दोनों के मिल रहे थे यहाँ पे, अब यहाँ पे दोनों टाइप के मिल रहे हैं। ठीक है, सोल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है। देयर बाय, इसको ठीक है कहा थे, हाँ, देयर बाय द फ्रैक्शन of the surface covered by the solvent molecules gets reduced। यानी कि जो हमारा सॉल्वेंट पहले जितना कवर कर पा रहा था सरफेस, वो अब उतना कवर नहीं कर पा रहा है। बीच बीच में बाधाएं बन चुकी है, सोल्यूट की बाधाएं बन चुकी है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की बाधाएं बन चुकी है। तो इसी के कारण उसका सरफेस था वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। Consequently, the number of solvent molecules escaping from the surface is correspondingly reduced. Thus, the vapor pressure is also reduced. Vapor pressure होता ही किन के कारण है? अगर ज़्यादा मोलिक्यूल होंगे मेरे पास ऊपर हवा में तो ज़्यादा वेपर प्रेशर लगाएंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, आसपास की सराउंडिंग से टकराएंगे, तो ज़्यादा मेरे पास वेपर प्रेशर होगा। लेकिन अगर वो कम हो जाएंगे तो फिर वेपर प्रेशर ज़्यादा नहीं हो पाएगा। और कम क्यों हो पाए, क्यों हो गए? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट था, लेकिन जैसे ही मैंने इसके अंदर सोल्यूट डाला और एक सॉल्यूशन बनाया, उसके अंदर मेरे पास सोल्यूट आ गए थे नॉन वोलेटाइल। तो इसके कारण जो ज़्यादा मेरे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल थे जो एस्केप कर रहे थे वो नहीं कर पाए, और उसी के कारण ये कम हो गया वेपर प्रेशर। तो the decrease in the vapor pressure of the solvent depends on the quantity of non-volatile solute present in the solution। अच्छा, अगर मैंने इसके अंदर और भी सोल्यूट डाल दिया, नॉन वोलेटाइल ग्रीन कलर का है ना अपना सोल्यूट, मान लो मैंने और भी सोल्यूट डाल दिया बाहर से, तो अब ये जो बचे कुचे थे ये भी भरने लग जाएंगे, मतलब सारा ही अपना सोल्यूट से लगभग कवर होने लग जाएगा। तो ये जो इतने ऊपर थे ये भी कम हो जाएंगे। तो सोल्यूट बढ़ाता जाऊंगा तो मेरा वेपर प्रेशर भी कम होता जाएगा। ठीक है। The decrease in the vapor pressure of the solvent depends on the quantity of non-volatile solute present in the solution irrespective of its nature। नेचर पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करता। जैसे कि एग्जांपल से समझेंगे कि क्यों ज़्यादा नेचर पे डिपेंड नहीं करता। देखो, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर बाय एडिंग ऑफ वाटर, वाटर का वेपर प्रेशर यानी अपने लिक्विड का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है बाय एडिंग 1 मोल ऑफ सुक्रोज टू 1 kg ऑफ वाटर इज नियरली सिमिलर टू दैट ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग 1 मोल ऑफ यूरिया टू द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर एट द सेम टेम्परेचर। देखो क्या कहना चाह रहे हैं। मान लो मेरे पास 1 किलो पानी है, ठीक है, 1 किलो पानी या 1 लीटर बराबर ही होता है, डेंसिटी एक होती है पानी की, वो बात नहीं है। ठीक है, तो 1 किलो पानी है मेरे पास, ठीक है, डब्ल्यू से दिखा रहा हूँ वाटर। ठीक है, तो 1 किलो पानी के अंदर मान लो मैंने एक मोल एक मोल मैंने क्या डाल दिया, सुक्रोज डाल दिया। ठीक है, 1 मोल सुक्रोज डाल दिया, SU ये लिख दिया। और दूसरी तरफ मैंने क्या किया, उसी के अंदर 1 किलो पानी अलग से लिया और उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, 1 मोल यूरिया डाल दिया। और उसके बाद मैंने एक्सपेरिमेंटली चेक किया, तो जो मेरे ये दोनों सॉल्यूशन थे, पहला वाला सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और दूसरे वाले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑलमोस्ट इक्वल आया। यानी वेपर प्रेशर इस चीज़ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था कि चाहे मैंने यूरिया लिया हो चाहे मैंने सुक्रोज लिया हो, क्योंकि ये दोनों के दोनों नॉन वोलेटाइल है। इसमें डिपेंड सिर्फ ये करता है कि जो आप सॉलिड ले रहे हो वो वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है। इन दोनों केस में मैंने नॉन वोलेटाइल लिए, जिसके कारण इसका वेपर प्रेशर घट गया। और एक चीज़ और पे भी डिपेंड करता है कि कितनी कंसनट्रेशन ली। मैंने कहा था ना कि अगर आप सोल्यूट ज़्यादा डाल दोगे तो और भी कम हो जाएगा,
लेकिन सोल्यूट की मैंने दोनों की बराबर मात्रा ली, 1 मोल यही लिया, 1 मोल यूरिया लिया और 1 मोल मैंने ये सुक्रोस लिया। ठीक है, तो इसके अंदर यही दिखाया जा रहा है कि भाई नेचर पे डिपेंड नहीं करता कि चाहे तुम लेना है तो सुक्रोस ले लो, लेना है तो यूरिया ले लो। ठीक है, लेना हो तो चाहे तुम क्या ले सकते हो, यूरिया भी, यूरिया कहाँ लिखा हुआ है, यूरिया, चाहे तुम यूरिया ले लो। बस ध्यान क्या रखना है कि नॉन वोलेटाइल हो वो, और उनकी जो मैं कंसंट्रेशन लूँ वो दोनों मैं 1-1 मोल ही लूँ। उसके बाद उन दोनों की जो क्वांटिटी लूँ या अमाउंट लूँ, अमाउंट कहना ज़्यादा ठीक रहेगा, तो वो 1-1 मोल ही लूँ। और नॉन वोलेटाइल लूँ तो इस नेचर पे ज़्यादा डिपेंड डिपेंड करता ही नहीं अपना मतलब। ठीक है, तो ये हम इधर से सीख गए अच्छी तरह कि बस अमाउंट और किस पे डिपेंड करता है कि वोलेटाइल है या नहीं है। रोलेट्स लो, टेम्परेचर भी हमने सेम रखा। ठीक है, रोलेट्स लो इन इट्स जनरल फॉर्म कैन बी स्टेटेड एज, रोलेट लो को मैं नॉर्मली जनरली कैसे स्टेट कर सकता हूँ, फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। वही बात को भाई दोबारा हमने लिख दिया क्या, कि किसी भी सॉल्यूशन में उसका पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोलेटाइल कंपोनेंट के उसके मोल फ्रैक्शन के, क्योंकि वोलेटाइल कंपोनेंट ही आगे वेपर बनाएगा, नॉन वोलेटाइल कहाँ से वेपर बनाएगा, तो वेपर ही नहीं बनाएगा तो प्रेशर क्या देगा फिर वो, है ना। प्रेशर तो हम गैस का ही कंसीडर कर रहे हैं ना, ऊपर जो वेपर बन गया या गैस कह लो वेपर कह लो, उसका भी डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया था मतलब भी, तो उसके होता है। तो यही हमारा क्या है, रोलेट्स लॉ है। In binary solution, let us denote the solvent by 1 and the solute by 2। ठीक है, हम एक बाइनरी सॉल्यूशन ले रहे हैं, बाइनरी में दो चीज़ें होती है, दो कंपोनेंट, सोलवेंट को मैं 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और सोल्यूट को मैं किससे 2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, when the solute is non-volatile only the solvent molecules are present in vapor phase and contribute to the vapor pressure। सिंपल सी बात है, वही बात घुमा घुमा के आ रही है कि अगर सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है यानी वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो जो सिर्फ सोलवेंट है वही प्रेजेंट होगा वेपर फेज के अंदर। ये बना हुआ भाई, अब वेपर फेज के अंदर अपने को सिर्फ क्या देखने को, ये ग्रीन कलर नहीं देते, वेपर फेज में अपने को सिर्फ क्या देखने को मिल रहा है, सोलवेंट मिल रहा है, सोलवेंट वाले ही तो मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। मेरे को ग्रीन कलर का एक भी ऊपर नहीं दिख रहा, क्योंकि मेरा जो सोल्यूट है, सॉलिड सोल्यूट था मेरा, वो क्या था, नॉन वोलेटाइल था, तो वेपर में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, तो प्रेशर क्या देगा वो। ठीक है, तो वही कंट्रीब्यूट करते हैं, कंट्रीब्यूट टू द वेपर प्रेशर, जो कि किस में है, सोलवेंट वाले होंगे, क्योंकि सोल्यूट मैंने क्या मिलाया है, नॉन वोलेटाइल, तो जो सिर्फ मेरा सोलवेंट वाले मॉलिक्यूल होंगे वही वेपर प्रेशर में आएंगे या वही वेपर प्रेशर बनाएंगे। ठीक है, लेट लेट P1 द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, चाहे टू बी द मोल मोल इट्स मोल फ्रैक्शन। तो सॉल्वेंट का मैंने वेपर प्रेशर को क्या P1 कंसीडर किया कि P1 उसका वेपर प्रेशर होगा, और हाँ P1 ही था ना, हाँ P1 उसका वेपर प्रेशर होगा, और काई काई वन इसका क्या होगा, मोल फ्रैक्शन होगा, और Pi0 बी द वेपर प्रेशर इन इट्स प्योर स्टेट। ठीक है, प्योर स्टेट के अंदर, यानी कि समझ जाओगी, यानी अगर वो सिर्फ मेरे पास प्योर सॉल्वेंट होता तो मैं P0 I को क्या कंसीडर करता, उसका प्रेशर, लेकिन फ़िलहाल वो मेरे पास किस फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉल्यूशन के प्रेजेंट में प्रेजेंट है, क्योंकि इसके अंदर सोल्यूट मिला रखा है, तो इसका वेपर प्रेशर में क्या कंसीडर कर रहा हूँ, P1। ठीक है, तो यही दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू रोलेट्स लॉ इसको मैं कैसे दिखा सकता हूँ, सिंपल सी बात है भाई, क्या है, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, यानी अपना सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन के लिक्विड स्टेट के अंदर, ये आपको समझा दिया था मैंने, और P1 इज इक्वल टू, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के
इक्वल टू का साइन लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, P01, यानी कि ये एक कांस्टेंट आ गया किस चीज़ का, यानी कि जब वो सिंपल सॉल्वेंट ही था तो उसका क्या वेपर प्रेशर था, वो वाला वेपर प्रेशर को मैं P01 कह रहा हूँ, जो मैंने ऊपर दिखाया भी था। तो ये आ गया, लिखा भी हुआ है इधर, द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी कि P01 जब वो सॉल्वेंट प्योर था, जब मैंने उसमें कोई भी सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट नहीं मिलाया था। ठीक है, तो इसमें मेन क्या देखना था अपने को, ये प्लॉट देखना ही क्या है, अब प्लॉट बिटवीन द वेपर, ग्राफ देखना अपने को। ठीक है, तो अ प्लॉट बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इज लीनियर, बस यहीं से अपने को ये पता करना था। देखो अच्छे से हम समझ भी लेते हैं अब इसको। हमने नीचे क्या लिया है, हमने नीचे लिया है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, सोल्यूट की बात ही नहीं करेंगे भाई, क्योंकि सोल्यूट अपना वोलेटाइल है ही नहीं, तो उसका प्रेशर को क्या करेंगे हम, प्रेशर अपने को कंसीडर ही नहीं करना। यहाँ पे हमने वेपर प्रेशर ले लिया और नीचे मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का ले लिया। अब देखो मोल फ्रैक्शन नीचे ज़ीरो है, ज़ीरो से धीरे धीरे हमने 1 तक ले गए मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन 1, 0 से 1 आप समझ रहे हो ना, कि मोल फ्रैक्शन के अगर 1 ले लिया मैंने तो 1 वाला क्या कंसीडर होगा कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। कैसे, मैंने दो चीज़ें ले रखी है, मोल फ्रैक्शन 1, 1 यानी कि मेरा सॉल्वेंट, और मोल फ्रैक्शन 2, मैंने बताया दो चीज़, बाइनरी सॉल्यूशन था तो इक्वल टू क्या है, ये 1 के इक्वल आएगा। अब मैं धीरे धीरे मोल फ्रैक्शन 1 का बढ़ाता जा रहा हूँ, मतलब ये बढ़ा रहा हूँ तो सीधी सी बात है ये घटाता जा रहा हूँ, क्योंकि दोनों का एडिशन 1 के इक्वल है ना। अरे भाई अगर ये 0.56 से मैंने 0.57 किया, तो जो चाई टू है या काई टू है उसकी वैल्यू पहले से कम होएगी, तभी जाके ये 1 के दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही मैं करता जा रहा हूँ, क्या क्या करता जा रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन में सॉल्वेंट का धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा हूँ। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन में सॉल्वेंट का बढ़ाता जा रहा हूँ, वेपर प्रेशर मेरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन मैंने बढ़ाया तो वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। और एक टाइम पे मैंने क्या कंसीडर कर लिया कि मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का मैंने 1 ले लिया, यानी मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का 1 है, यानी कि मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का क्या, 0, मतलब सोल्यूट मैंने लिया ही नहीं। समझ रहे हो इसका क्या मतलब है, यानी शुरू में मैंने ये कंडीशन थी कि मोल फ्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ाता गया और इस कंडीशन पे मैं ले आया। ठीक है, मतलब मैं दिखा रहा हूँ कि इसको पढ़ते कैसे हैं। आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो, कैसे कि आप ऐसे कैसे कह रहे हो सर कि मैं सोल्यूट को निकाल रहा हूँ, अरे भाई तो ऐसे देख ले फिर तुम, कैसे कि मेरे पास पहले मोल फ्रैक्शन 1 था, धीरे धीरे 0 की तरफ ले गया, यानी कि मोल फ्रैक्शन पहले मेरे पास 1 था, यानी प्योर सॉल्वेंट पड़ा था क्योंकि और कोई मोल था ही नहीं किसी और चीज़ के, और धीरे धीरे मैं बढ़ाता गया और सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा करता गया। तो जब मेरे पास मोल फ्रैक्शन 1 था, मोल फ्रैक्शन इसका 1 था मेरे पास, तब मेरे पास क्या था, प्योर सॉल्वेंट था, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है मोल फ्रैक्शन 1 पे, यानी कि सोल्यूट मैंने नहीं डाला हुआ, और धीरे धीरे मैं करता जाऊँगा, नीचे जाता जाऊँगा, और जब मेरा सॉल्वेंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, एक कंडीशन में मैंने सॉल्वेंट की वैल्यू ज़ीरो मान ली, तो क्या होगा, वेपर प्रेशर भी वहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जो अपना सोल्यूट है वो कोई भी प्रेशर नहीं देगा, क्योंकि वो अपना वोलेटाइल है ही नहीं। तो इसमें बस यही सिंपल सा दिखाया हुआ था, उसमें लिखा भी हुआ है इफ़ अ सॉल्यूशन, अच्छा अब नई चीज़ है यहाँ पे, इफ़ अ सॉल्यूशन ओबेज रोलेट्स लॉ फॉर द कंसंट्रेशन, फॉर ऑल द कंसंट्रेशन, इट्स वेपर प्रेशर वुड वेरी लीनियरली फ्रॉम ज़ीरो टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ज़ीरो से लेके वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट तक जाएगा अगर वो रोलेट लॉ को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब ऐसे भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं जो रोलेट्स लॉ को फॉलो नहीं करते, क्योंकि रोलेट लॉ में मैंने बताया आपको आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, मतलब बस हमारा एक विचारधारा का सॉल्यूशन है कि जो हमारे सोल्यूट और सोलवेंट के मॉलिक्यूल है वो आपस में कोई ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं दिखा रहे, उनमें अलग अलग फोर्सेस नहीं लग रही, तो हम आइडियल सॉल्यूशन कंसिडर करते हैं। असल में आम जिंदगी में आइडियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, उसमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और रोलेट लॉ उस पर ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है, तो इसलिए रोलेट लॉ से हमें डेविएशन मिलने को देखने को मिल जाती है। रोलेट लॉ के आगे डेविएशन आएगी, अलग अलग डेविएशन,
कि क्या क्या कंसिडर होता है, वो हमारा नए टॉपिक में आएगा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर। वो हम देखेंगे क्या होगा क्या नहीं किसके अंदर, वो अगले लेक्चर का टॉपिक है। इस लेक्चर में हमने ये समझ लिया ना कि स्ट्रेट लाइन आएगी, इसको आप वैसे भी कंसिडर कर सकते हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यानी y इंटरसेप्ट अपना c की वैल्यू 0 है इस केस के अंदर, प्लस 0 लिख सकते हो ना, p1 इज इक्वल टू chi1 p नोट प्लस 0, तो 0 इसकी वैल्यू आ जाएगी। और ऐसे करके हम इसको रिलेट करके स्ट्रेट लाइन ऐसे भी देख सकते हैं। तो वो अपना अपना तरीका होगा, कैसे भी आप समझ सकते हो इसको। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ओके बाय।